नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं तैयारी चक्र में। ये है आपकी तैयारी का पावर डोज। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रसन्न होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी जोर-शोर से कर भी रहे होंगे। आज की शुरुआत करते हैं 4 पंक्तियों से कि असफलताएं दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत भाग 2 की। भाग 1 की वीडियो उम्मीद है आपने देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जरूर देख लें। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज जानते हैं बच्चों मौर्य साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और अन्य राजवंश के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की कि मौर्य साम्राज्य जो था उसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके संस्थापक थे और 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आप चित्र में चंद्रगुप्त मौर्य को देख सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं ऊपर वाले चित्र में हमने दिखाने की कोशिश करी है किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य अखंड भारत में फैला हुआ था, जहां पास के अन्य देश भी इसमें शामिल थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बच्चों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, जिसे वर्तमान पटना कहा जाता है। जिसे आप बिहार की राजधानी पटना बोलते हैं, वही पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य की। स्रोत, अगर हम स्रोत की बात करें, देखिए कोई कहने वाला व्यक्ति तो उस समय है नहीं, उस समय का जो हमें यहाँ बता दे। तो हम जो पुराने इतिहास है उसको जानते हैं इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई कृतियों से। तो उस समय के प्रमुख इतिहासकार जो थे वो थे मेगास्थनीज, जिनकी किताब बहुत फेमस किताब थी बच्चों, इसे आप नोट भी कर लेंगे। किताब का नाम था इंडिका। इंडिका में जिक्र मिलता है मौर्य साम्राज्य और उसको किस तरह से प्रशासन चला करता था। उसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा गया है, उनके द्वारा लिखी गई बहुत फेमस किताब है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको अर्थशास्त्र कहा गया। और अर्थशास्त्र कहने को अर्थशास्त्र थी, लेकिन लिखी किसके बारे में गई थी? वो राजनीति के बारे में, पूरा राजनीति के विषय में बताया गया है किस प्रकार से राजनीति चंद्रगुप्त मौर्य की चला करती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसे आप चाहे स्क्रीनशॉट लें, चाहे नोट करते चलें पेन कॉपी लेकर। और साथ ही साथ अवश्य ज्वाइन कर लें हमारा चैनल तैयारी चक्र, जो कि टेलीग्राम पर मौजूद है। इसमें हम क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको लिंक मिलेंगे सभी वीडियोस के, और आने वाले सभी वीडियोस के भी लिंक आपको उसमें मिलते रहेंगे। आगे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपना शासन जो प्रारंभ किया वो नंद वंश का अंत करने के बाद किया। नंद वंश का आखिरी शासक था धननंद। क्या नाम था? धननंद नंद वंश का आखिरी शासक था, जिनकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे बच्चों वो कौन थे? चाणक्य थे। यहाँ चाणक्य को हमने दिखाने की कोशिश की है। चाणक्य बहुत बड़े ज्ञानी, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, जो पिछले पेज में मैंने आपको बताया, जिसमें उन्होंने राजनीति का जिक्र किया, मौर्य शासन की राजनीति। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। इन्होंने किसका सहयोग किया? इन्होंने सहयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, युद्ध कला में और ज्ञान की बढ़ोतरी करने में उन्होंने पूरा सहयोग किया था, और वो उनके गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक यूनानी था, क्या था बच्चों? यूनानी था, उसको हराया था, और साथ ही साथ उनकी पुत्री से भी विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर को यहाँ एक हमने एक मूर्ति के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करी है। वो एक यूनानी था, और कहते हैं जाते समय जब वो यूनान लौट रहा था हारने के बाद, तो उन्होंने न केवल उसे ससम्मान वापस किया, बल्कि उसको बहुत सारे उपहारों को भी दिया। कहते हैं हजारों हाथी भी उन्होंने उपहार में उस समय सेल्यूकस को दिए थे, जब वो अपने देश वापस लौट रहा था। तो आइए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। बहुत महान शासक थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को
आगे लेके जाने का काम किया, विस्तार देने का कार्य किया और कहते हैं इन्होंने विस्तार नीति अपनाई और दक्षिण भारत तक, कहाँ तक ले गए शासन को? दक्षिण भारत के मैसूर तक लेके गए। एक साथियों मैं आपको बताऊं, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था तारानाथ। तारानाथ के अनुसार इन्होंने लगभग 16 राज्य जीते थे। किसने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 राज्यों को जीता था। और इनको अनेक उपाधियां बहुत बहुत सारे लोगों ने उपाधियां दी हैं, जिसमें से एक उपाधि है अमित्र घात की उपाधि इनको दी गई। दूसरी उपाधि यूनानी लेखकों ने इनको अमित्र चेतस की उपाधि दी है। तो यहाँ से प्रश्न उठ जाता है, इसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि इनको जो उपाधि मिली अमित्र घात की, कौन से राजा को मिली, कौन से राजा शासनकाल के राजा को मिली? तो आप बोलेंगे मौर्य शासनकाल के बिंदुसार को ये उपाधि दी गई। और यूनानी लेखकों ने इनको क्या उपाधि दी? अमित्र चेतस की उपाधि दी थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र यानी पोते की, और साथ में बिंदुसार के पुत्र और महान शासक अशोक महान की। किसकी बात करते हैं? अशोक महान की। तो अशोक महान बहुत महान शासक हुए, इसीलिए उनके नाम के आगे क्या नाम जोड़ा गया बच्चों? महान नाम जोड़ा गया है। ठीक है, इनका पूरा नाम जो था वो देवान प्रिय अशोक था। देवान प्रिय अशोक इनका पूरा नाम था ये। ठीक है, इनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, जिस घटना ने इनके पूरे के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। क्या घटना थी? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो हुआ, कलिंग एक राज्य है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश के पास में एक उस समय राज्य हुआ करता था कलिंग। कलिंग के युद्ध में इतनी 261 ईसा पूर्व में जो हुआ, वहाँ इतना रक्तपात हुआ कि उस अपार रक्तपात ने राजा अशोक के जीवन को बदल के रख दिया। क्या हुआ था उस रक्तपात के अंदर? मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूं तो लगभग लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख मारे गए। और ऐसा कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि 1.5 लाख लोग जो थे बंदी बनाए गए। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस चीज से अशोक के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने युद्ध नीति को बंद कर दिया। हालांकि इस युद्ध के बाद जो कलिंग का राज्य था वो मौर्य राज्य में, मौर्य साम्राज्य में मिला दिया गया। साथ ही युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध गौतम बुद्ध की धम्म नीति जो थी, किसकी नीति थी वो? गौतम बुद्ध की जो धम्म नीति थी उसको इन्होंने स्वीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ इन्होंने, अगर मैं बात करूं समझाने की आपको कोशिश करूं, तो इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजा। और जो इनके पुत्र थे श्रीलंका के राजा को इन्होंने क्या दी बेटा? दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी पुत्र महेंद्र ने। ठीक है, और शिलालेख इन्होंने बहुत बनवाए, जिनसे हमें इनके शासन की, इनके क्रियाकलापों की आज भी जानकारी मिलती रहती है। तो इनके कुल मिलाकर कितने शिलालेख हैं? 33 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख हैं? 33 शिलालेख हैं जो आज वर्तमान में मौजूद हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के साथ ज्वाइन जरूर कर लेना तैयारी चक्र का टेलीग्राम ग्रुप, जिससे कि हम आपको आगे की जानकारी देते रहें। आगे चलते हैं। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च था। राजा जो होता था उसी में सारी की सारी पावर, सारी की सारी शक्ति निहित होती थी, उसका फैसला ही आखिरी फैसला होता था। साथ ही था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया था, जो राजा को समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह दिया करते थे। सम्राट अशोक के शिलालेख जो हमने अभी अभी भी आपको बताया, वो प्रशासनिक प्रमाण भी देते हैं। शिलालेख कितने थे बच्चों? कुल मिलाकर 33 शिलालेख थे। 33 में से जो आपके 14 शिलालेख हैं वो प्रमुख हैं।
7 शिलालेख जो हैं वो स्तंभ शिलालेख हैं, स्तंभ के रूप में हैं, और बाकी अन्य शिलालेख अन्य रूप में मौजूद हैं। ये बात आप याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछ लेता है कि कितने शिलालेख हैं सम्राट अशोक के, तो वो 33 शिलालेख हैं। मौर्य कला और अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें तो सांची का स्तूप हुआ, भरहुत का स्तूप हुआ, सांची स्तूप आप यहाँ देख सकते हैं, भरहुत का स्तूप देख सकते हैं। ये सब मौर्य कला के उदाहरण हैं। किसने बनवाए? सम्राट अशोक ने ही इनको बनवाया। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है शिलालेखों के निर्माण में। सम्राट अशोक ने ये शिलालेख और स्तूप उस समय बनवाए। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लेंगे। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। अशोक स्तंभ अगर आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो, नहीं भी देख पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अशोक स्तंभ जो है वो, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, ये हमारे रुपए पर आपने छपा देखा होगा। भारत सरकार ने इसे अपने राज चिन्ह के रूप में, राज चिन्ह के रूप में स्वीकार करा है, और इसका प्रयोग उसी समय से होता आ रहा है। भारत की आज़ादी के बाद में हमने इसे अपने राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। आगे हम बात करते हैं व्यापार और कृषि इसके मुख्य आधार थे। व्यापार बहुत होता था, कृषि मुख्य आधार था, जिससे अर्थव्यवस्था चला करती थी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को इकट्ठा करा गया है, जो भी मैंने आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ाया उसमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ज्वाइन ज़रूर करें तैयारी चक्र का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम इसकी पीडीएफ और अन्य जो हम क्विज़ हैं वो आपको डालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना 319 ईस्वी में करी, और गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपके लिए। आपसे पूछ ले कौन सा युग स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को, गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों कि चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जबकि चंद्रगुप्त जो हैं, चंद्रगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं इनको, ये संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के। इनकी राजधानी भी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है, वहां पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। आइए आगे समझ लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, कुछ और अन्य राजाओं के बारे में। समुद्रगुप्त, जो दूसरे राजा थे इसके, उनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत बड़े और बड़े ज्ञानी राजा हुए हैं, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करा। इन्होंने, इनकी जो विषय में जानने को मिला हमें, वो मुख्य रूप से मिला इलाहाबाद प्रशस्ति से। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसे, जो इनके राजकवि थे उनका नाम था हरिशेन। राजकवि थे, उनका नाम हरिशेन था। उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। और प्रयाग प्रशस्ति की अगर मैं कुछ डिटेल में आपको बताऊं, तो ये 35 फुट ऊंचे पत्थर के गोल स्तंभ पर बनी हुई है। आप यहाँ देख पाओगे चित्र में, ये मैंने ये जूम करने की कोशिश करी है। ये यहाँ पर संस्कृत में इसको लिखा गया है, जो आज भी उपस्थित है इलाहाबाद में, और प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर कौशाम्बी में ये आपको देखने को मिलेगी। आप जाकर खुद स्वयं कभी मौका मिले तो अवश्य इन ऐतिहासिक चीज़ों को देखेगा, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आगे दक्षिण भारत पर इन्होंने विजय अभियान काफ़ी चलाया, और वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे प्रश्न पूछे कौन सा गुप्त साम्राज्य के ऐसा राजा था जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। गुप्त साम्राज्य के अगर हम इन्हें महानतम शासक कहें तो गलत नहीं होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपनी न्यायप्रियता के लिए। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त का एक सिंहासन हुआ करता था। वो विक्रमादित्य का सिंहासन किसका था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही था। उन्होंने उज्जैन को, जो आज मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में है उज्जैन, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने अकबर की भांति, अकबर हालांकि महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काफ़ी सालों, काफ़ी वर्षों, सैकड़ों सालों बाद अकबर आए। अकबर मुगल शासक था, लेकिन अकबर की तरह
ही उन्होंने नवरत्नों को स्थापित करा था, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए महान व्यक्तित्व थे। ऐसे व्यक्तित्व जो अलग-अलग क्षेत्रों से आए, अलग-अलग क्षेत्रों से आते थे और ज्ञानी लोग थे, जिनमें मुख्य थे, हमने यहाँ 2 के नाम लिखे हैं, कालिदास। कालिदास के बारे में आप जानते हैं, कालिदास महान संस्कृत ज्ञाता और नाटककार थे। इनके नाटकों के विषय में मैं अगली शीट पे आपको बताऊँगा। दूसरे थे बहुत इम्पोर्टेंट वारामिहिर। वहाँ वारामिहिर जो थे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो 2 मुख्य लोग कौन-कौन है? कालिदास और वारामिहिर। इनको आप तस्वीर के माध्यम से यहाँ देख पाओगे वारामिहिर को और कालिदास को, कि जिन्होंने उन्होंने अपने नवरत्नों में सम्मिलित करा था। एक और मुख्य बात है, गुप्त काल में कला और संस्कृति उत्कर्ष पर थी। इसी बात से आप देख सकते हो कि उन्होंने जिन लोगों को अपने नवरत्नों में शामिल करा वो बहुत बड़े ज्ञानी लोग और कला के धनी लोग थे, जैसे कालिदास। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। गुप्त प्रशासन और साम्राज्य, इसमें राजा सर्वोच्च था, लेकिन मंत्री परिषद भी प्रभावी थी। मंत्री परिषद भी क्या थी? प्रभावी थी, जो राजा को डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। भूमि कर और व्यापार कर, भूमि कर और व्यापार कर भी लिए जाते थे, जिससे कि प्रशासन चला करता था। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के कैसे थे? स्वर्ण मुद्रा के सिक्के हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट बात है, गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। यहाँ हमने दिखाने की कोशिश करी किस प्रकार के गुप्त काल के जो सिक्के थे किस प्रकार के होते थे। तो आप चाहें तो इसे देखें, समझें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आर्यभट्ट, गुप्त काल में आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट को सबने सुना है। तो आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासन काल में थे? गुप्त काल में ही थे वो भी। कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं और कुछ नाटक लिख दूं आपके, कुमार मंगलम, मेघदूतम, ऐसे नाटक इन्होंने किसने लिखे? महाकवि कालिदास ने लिखे। फाहियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ। फाहियान, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो वो भी आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ये आया पैदल था, पैदल आया। ये बौद्ध भिक्षु था। कौन था? बौद्ध भिक्षु था, पैदल आया था और समुद्र के रास्ते गया था, समुद्र से गया। इन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा इसमें वो मदद की, बहुत ज़्यादा उनके जो चर्चा थी उसमें साथ देते थे और उनके शासनकाल में ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हुई। ज्ञान की जो वृद्धि थी, जो उन्नति थी वो बहुत ज़्यादा हुई, कला की उन्नति बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ बच्चों हमने बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं, वही 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं जो गुप्त काल में हमने आपको समझाया, उसी ज्ञान से संबंधित है। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखने हैं और साथ ही साथ ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र, जो आपकी तैयारी के जो डोज है उसको बढ़ा देगा। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ली बच्चों, हमने केवल वही चीज़ें, वही फैक्ट्स रखने की कोशिश करी है जो पेपर में आएंगे, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 2 घंटे की कर दो और उसमें 10 मिनट भी आनंद ना आए तो उससे फ़ायदा नहीं है। क्लासेस रखी गई हैं कंपैरेटिवली छोटी, जो आपको मदद कर सकें, केवल फैक्ट्स की बात करी गई है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। शुंग वंश, बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश में जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसने मौर्य साम्राज्य का अंत किया था। किस प्रकार से किया था बच्चों? मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा था वृहद्रथ। वृहद्रथ अंतिम शासक था, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम मौर्य शासक था। जो पुष्यमित्र शुंग था इसका मंत्री था। किसका? बृहद्रथ का क्या था वो?
सेनापति था और इसने इसकी हत्या कर दी थी बृहद्रथ की, क्योंकि ये काफी कमजोर शासक बन गया था। बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और शुंग वंश प्रारंभ हो गया। इसने भी अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? पाटलिपुत्र में रखी थी। और इसने भी कला और साहित्य को संरक्षण देने का काम करा, इसने भी इनको आगे बढ़ाने का काम करा। तो ये पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की बात हुई। अब आगे हम देखते हैं कुषाण वंश को। देखिए इसमें आप कहेंगे कम प्रश्नों का समावेशन है, तो इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत घुस के इसमें नहीं पूछा जाता किसने स्थापना करी, कैसे स्थापना करी, बस यही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है बस। कनिष्क किसके महान शासक थे? किसके शासक थे? कुषाण वंश के महान शासक कौन थे? कनिष्क थे। और यहाँ बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था, वो एक सम्मेलन था, इसको संगीति को कहते हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन था। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, कि बौद्ध धर्म का चौथी संगीति किसके कौन से वंश में हुई? कुषाण वंश में हुई। गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। यहाँ देखिए मूर्ति कला में गांधार और मथुरा की मूर्ति कला जो थी उसका विकास किस में हुआ? कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। सातवाहन वंश जो था बच्चों, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, यानी पैठण में इनकी राजधानी थी। और मुख्य शासक इसके थे गौतमीपुत्र सतकर्णी इसके जो मुख्य शासक थे वो थे। और इन्होंने किसकी जो स्थापना कराई? सांची और अमरावती के स्तूप की स्थापना सातवाहन वंश के दौरान ही हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी बच्चों? आप देख पा रहे हैं, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। ये अब यहाँ से आप लगा सकते हो वर्धन, ये वर्धन वंश के ही कहे जाते हैं। कौन से वंश के कहे जाते हैं? वर्धन वंश के कहे जाते हैं। ये राजधानी इसकी कहाँ थी? कन्नौज में थी। अब इनके पूरी जो महानता के बारे में या इनके कार्यों के बारे में जो चर्चा हमें मिलती है वो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। आपसे पूछ लेता है कि हर्षचरित किसने लिखा? बाण भट्ट ने लिखा, तो इसे आप जरूर करेंगे। ये भी बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण देने का कार्य करा था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का कार्य भी किसने करा था? हर्षवर्धन ने करा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसे आप नोट करते चलेंगे। और अब आखिरी में कुछ और ऐसे प्रश्न जो हमने अन्य राजवंशों से इकट्ठे करे हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की? कनिष्क किस धर्म से जुड़ा था? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? साथ ही था हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? मैंने आपसे भी पूछा। गांधार कला किससे संबंधित थी? तो ये पांचों प्रश्न आप लोगों को, इनके उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, तैयारी करते रहें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जान लगाए रखें, हारना मंजूर ना करें, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।